इस लेक्चर में नेपाल और इंडिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल रिलेशन क्या है, हिस्ट्री से अब तक क्या रिलेशन रहे हैं इंडिया और नेपाल के, और रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, अब तक के सारे डेवलपमेंट इसमें डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज़ में इसलिए हैं, आपको पता ही होगा, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए, उन्होंने मीटिंग की, सबमिट किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने, इस मीटिंग से पहले यूनियन कैबिनेट ने, हमारे इंडिया के कैबिनेट ने एक साइन कर दिया था एग्रीमेंट, एक ब्रिज कनेक्ट करने के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में। ये है ब्रिज महाकाली रिवर पे। महाकाली रिवर पे जो उत्तराखंड रीजन है, उत्तराखंड में धारचूला रीजन है और एक नेपाल में भी ये धारचूला रीजन है। ये देखो भाई साहब इंडिया का मैप, ये इधर इंडिया नेपाल है, यहाँ इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे धारचूला रीजन है। इनको कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज के लिए साइन किया था एग्रीमेंट यूनियन कैबिनेट ने। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है, जो विजिट हुई है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में जो सबमिट हुआ है, पहले हम इसकी हाईलाइट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हिस्टोरिकल रिलेशन क्या क्या रहे हैं इंडिया के, कब से रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो एग्रीमेंट साइन किए हैं कनेक्टिविटी के लिए साइन किए हैं। 35 किलोमीटर की क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लॉन्च की जाएगी। ये देखो बिहार में जयनगर रीजन है, इसको जोड़ेगी नेपाल के कुर्था रीजन से। फर्स्ट ब्रॉड गॉज पैसेंजर रेल लिंक होगी जो दोनों साइड को जोड़ेगी, और ये आगे एक्सटेंड की जाएगी नेपाल के बर्दीबास रीजन तक। नेपाल में जो कुर्था रीजन है उससे आगे ये बर्दीबास रीजन तक कनेक्ट की जाएगी। देखो इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, ये कुर्था की जगह कुर्ठा भी हो सकता है, ये बर्दीबास की जगह बर्डी बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब, नेपाली लोग जानते होंगे। आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हिंदी में लिख देना, और भी पढ़ सकेंगे लोग। इंडिया ने देखो इसके लिए 548 करोड़ रुपए ग्रांट दिया है नेपाल को। ग्रांट एक तरह से, यानी कि इंडिया वापस नहीं लेगा, एक तरह से इनको डोनेट कर दिया, दान दे दिया। नेक्स्ट है सोलू कॉरिडोर, ये भी न्यूज में था। अभी जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसमें सोलू कॉरिडोर भी है। सोलू कॉरिडोर है बिजली के लिए, पावर के लिए। ये पावर ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी इंडिया नेपाल के बीच में 90 किलोमीटर की। इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये ब्रिज कनेक्टिविटी होगी, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाएगा इंडिया और नेपाल को। यानी कि नेपाल की जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे नेपाल में बिजली नहीं पहुँची है, उनको इंडिया के जो नेशनल ग्रिड सिस्टम है, यानी कि पावर लाइन है, पावर के खंभे होते हैं इंडिया के, उनसे जोड़ा जाएगा और नेपाल में बिजली पहुंचाई जाएगी। सोलू कॉरिडोर पावर ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है रुपे कार्ड। इंडिया ने रुपे कार्ड को लॉन्च कर दिया नेपाल में भी। नेपाल में जो लगभग 1400 पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन समझते हो ना, जब आप परचेज करने जाते हो किसी दुकान पे, वो मशीन में आप कार्ड लगाते हो या टच करते हो, उससे पेमेंट करते हो, उसी मशीन को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। लगभग 1400 ऐसी मशीन नेपाल में है जो रुपे कार्ड एक्सेप्ट करेंगी। इससे पहले देखो रुपे कार्ड सिर्फ नेपाल में लॉन्च नहीं किया, इससे पहले और भी 3 कंट्रीज में ये रुपे कार्ड यूज होता है। यानी कि आपके पास अगर रुपे कार्ड है इंडिया का, आप नेपाल में, भूटान में, सिंगापुर में, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, इतनी कंट्री में जाकर कुछ खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे चलेगा, इन कंट्रीज में रुपे कार्ड चलेगा। इसकी वजह से देखो बायलैटरल टूरिस्ट भी फ्लो होता है। यानी कि देखो जब रुपे कार्ड चलेगा, मान लो सिंगापुर के लोग हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, यूएई के, उनके पास रुपे कार्ड होगा, आसानी से देखो वो पेमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, तो आसानी से आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए। तो इससे टूरिज्म सेक्टर प्रमोट होता है। नेक्स्ट, नेपाल के साथ एमओयू साइन किए हैं कई। एमओयू का मतलब एग्रीमेंट ही होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसकी फुल फॉर्म है। इंडिया ने देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन कर लिया है। ये इंडिया ने 2015 में जो COP21 की मीटिंग हुई थी ना यूएनएफसीसी की, वहाँ पे लॉन्च किया था ये, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। इंडिया ने मेन लीड रोल निभाया था इसमें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में स्पेशल लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, इन्वायरमेंट की या इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में होगा। नेपाल देखो 105वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसका हेडक्वार्टर इस अलायंस का हरियाणा की गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, हमारे इंडिया में। 3 एग्रीमेंट साइन किए एमओयू इंडिया और नेपाल ने टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए रेलवे सेक्टर में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने एग्रीमेंट साइन किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाने के लिए अगले 5 साल तक, और एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि शेयर करेंगे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दोनों देश आपस में। नेक्स्ट है जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर सेक्टर कॉपरेशन।
पावर सेक्टर में, बिजली के क्षेत्र में और भी कोऑपरेशन की है। ये देखो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा नेपाल और इंडिया का जो क्रॉस बॉर्डर है वहाँ पे। नेपाल है जो उसमें देखो इंडिया इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया नेपाल के पावर सेक्टर में। यानी कि जो इंडिया से बॉर्डर लगता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे पावर सेक्टर या फिर इंडिया और नेपाल के बीच में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है ताकि ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट किया जा सके, पावर ट्रांसमिशन लाइन को। नेपाल देखो जो भी सरप्लस पावर होती है ना, जैसे नेपाल में बिजली बन रही है भाई साहब, और हमारा ये वाला इलाका है बिहार और उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है मान लो इन सेक्टर्स में, तो नेपाल के पास अगर सरप्लस बिजली बन रही है तो वो ज़्यादा बिजली है, मतलब सरप्लस का मतलब, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, खंभों के थ्रू, जो बिजली के खंभे होते हैं, बिजली के पोल, पावर पोल, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो यही इसमें लिखा है। नेक्स्ट है इसमें कि नेपाल क्या है, ये भी चाह रहा है कि दोनों साइड ये एग्रीमेंट किया कि जो ऑलरेडी महाकाली रिवर पे एक डैम बनाया जा रहा है पंचेश्वर, ये पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट है जो महाकाली रिवर पे बन रहा है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ये भी दोनों साइड ने एग्रीड किया है। यानी कि नेपाल और इंडिया ने, इन दोनों, ये मतलब दोनों साइड में से नेपाल और इंडिया ने ये एग्रीड किया है, समझौता किया है। नेक्स्ट है बॉर्डर इशू। देखो बॉर्डर इशू भी हैं दोनों के, परेशानी है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और नेपाल ने दोनों ने ये सहमति जताई है कि जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं हम आसानी से डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करेंगे और आगे पॉलिटिसाइजेशन ना हो इनका बॉर्डर डिस्प्यूट का, ये भी अवॉइड करेंगे। इंडिया पहले देखो रिजेक्ट कर चुका है, नेपाल ने एक यूनिलैटरल स्टेप लिया था 2020 में, इंडिया का रीजन है काला पानी रीजन, लेकिन ये नेपाल अपना इस पे क्लेम ठोकता है, ये उत्तराखंड में है, लेकिन बातचीत करनी चाहिए थी इंडिया और नेपाल को, तब जाके इस पे सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए था, लेकिन नेपाल ने अपने पार्लियामेंट में संशोधन लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दिया और काला पानी रीजन को नेपाल का पार्ट दिखा दिया। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा नेपाल ने किया था, लेकिन इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, इंडिया ने नहीं माना था इस मूव को, तो ये भी डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। अब इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुए वो देखते हैं, और किस किस चीज़ में दोनों के संबंध हैं ये देखते हैं। हिस्टोरिकल टीज कब से हैं, देखो आपको पता है नेपाल इम्पोर्टेंट नेबर है इंडिया के लिए, तो जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल लिंकेज हैं इंडिया और नेपाल के। इंडिया और नेपाल के हिंदुज़म और बुद्धिज़्म को लेके भी लिंकेज हैं, क्योंकि हिंदुज़म फैमिली के और बुद्धिज़्म रिलीजन के लोग नेपाल में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं। और बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है वो भी देखो लुम्बिनी है, जो अभी नेपाल में है ये प्लेस, यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, इस प्लेस में। और दोनों कंट्री ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, ओपन बॉर्डर है, और वीज़ा भी नहीं लगता देखो दोनों कंट्री में। जैसे नेपाल के लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया से नेपाल में जाते हैं, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और अनहिंडर्ड मूवमेंट होती है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी अच्छी है, और फैमिलियल रिलेशन भी है, क्योंकि देखो इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया में लोग शादी भी करते हैं, तो इनकी फैमिली रिलेशन भी अच्छे हैं इंडिया और नेपाल के। यानी कि रोटी बेटी का रिश्ता बोला जाता है, इंडिया और नेपाल के संबंध है जो उनको, रोटी बेटी का रिश्ता। इंडिया नेपाल ने एक ट्रीटी साइन की थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, शांति और दोस्ती की ट्रीटी, संधि साइन की थी 1950 में, ताकि दोनों के संबंध को, रिलेशन को आगे तक ले जाया जा सके, यानी कि और प्रमोट किया जा सके। जो रिवर ओरिजिनेट होती है नेपाल में वो इंडिया में भी आती हैं, तो इंडिया देखो इसमें देखो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है इन रिवर का, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाता है बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी रिलेशन है एक। ट्रेड और इकोनॉमी को देखें तो इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, सबसे ज़्यादा जो व्यापार करता है नेपाल इंडिया के साथ करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखो किससे जाती है, इंडिया से जाती है नेपाल में, यानी कि इंडिया की जो कंपनी है नेपाल में इन्वेस्ट करती है, निवेश करती हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। देखो नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड का मतलब है चारों तरफ लैंड से घिरी हुई है, इधर तिब्बत है, इधर तीनों तरफ से इंडिया है, समझ रहे हो, तो तीनों तरफ से इंडिया है और इधर तिब्बत है, ये सी से तो कनेक्ट नहीं है, अगर इसे समुद्र में जाना तो भाई साहब कैसे जाएगा, इंडिया से तो हेल्प लेनी पड़ेगी, तो कनेक्टिविटी इंडिया देता है, तो ये सहायता करता है कनेक्टिविटी की। नेपाल और इंडिया की जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, पीपल टू पीपल लिंकेज को भी बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी बढ़ाते हैं नेपाल के को। एक एमओयू और साइन किया इंडिया और नेपाल के बीच में है, ये इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक लिंकिंग प्रोजेक्ट,
ये काठमांडू नेपाल में है जो उसको जोड़ता है इंडिया के रक्सौल रीजन को। इंडिया देखो इनलैंड वाटर वे डेवलप कर रहा है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नेपाल को भी कि नेपाल का जो माउंट एवरेस्ट रीजन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मठ बोलते हैं, इसको कनेक्ट करना है सागर से यानी कि इंडियन ओशन से, इसके थ्रू इंडियन वाटरवेज के थ्रू। इंडियन वाटरवेज क्या है, देखो जो जैसे नदी है हमारी गंगा नदी है, ये यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से जाके उत्तर प्रदेश बिहार और ये झारखंड वेस्ट बंगाल में जाके इंडियन ओशन में गिर जाती है। तो ये जो इनलैंड वाटरवेज हैं यानी कि वाटरवेज हो गया ये या पानी का रास्ता, इसके थ्रू कनेक्टिविटी, तो नेपाल को भी इसके थ्रू कनेक्टिविटी इंडिया देना चाहता है कि माउंट एवरेस्ट रीजन से यहाँ से इंडिया देगा इसको कनेक्टिविटी, नेपाल आए और इंडियन ओशन में जा सके। तो ये भी एक दोनों के बीच में कोऑपरेशन है। अगर डिफेंस के क्षेत्र में देखें, डिफेंस कोऑपरेशन, बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया और नेपाल की आर्मी का, क्योंकि इंडिया देखो नेपाल की आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है, इक्विपमेंट भी देता है, मॉडर्नाइजेशन करता है नेपाल की आर्मी का, जैसे हथियार वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो ये देता है नेपाल को। और देखो गोरखा रेजिमेंट है एक हमारे इंडियन आर्मी में, रेजिमेंट का मतलब ये समझ लो एक टुकड़ी, जिसमें गोरखा जो कम्युनिटी है उससे हायर किए जाते हैं इंडियन आर्मी में सैनिक। तो ये नेपाल के जो गोरखा लोग नेपाल में भी रहते हैं, तो वहाँ से भी नेपाली लोग भी इस गोरखा रेजिमेंट में अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि भर्ती किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट की जाती है। 2011 से इंडिया और नेपाल की जो मिलिट्री है वो जॉइंट एक्सरसाइज भी कर रही है सूर्य किरण नाम से, तो ये भी याद रखना सूर्य किरण मिलिट्री और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। अगर कल्चरल टीज देखें सांस्कृतिक रूप से इंडिया और नेपाल के, देखो एक कल्चरल रूप से एक तो यही है हिंदू और बुद्धिस्ट लोग इंडिया में भी रहते हैं और नेपाल में भी रहते हैं। और इंडिया ने 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट भी कर रखा है। 3 सिस्टर एग्रीमेंट किस किस के बीच में, नेपाल में देखो काठमांडू, इंडिया में वाराणसी के बीच में, दोनों को इन दोनों रीजन को एक तरह से डेवलप किया जाएगा। लुम्बिनी नेपाल में, बोधगया बिहार में, इनको डेवलप किया जाएगा। जनकपुर नेपाल में और अयोध्या उत्तर प्रदेश में, इन दोनों को सिटी सिस्टर की तरह डेवलप किया जाएगा। सिस्टर सिटी जो होती है ना, सिस्टर सिटी या ट्विन टाउन, इसका मतलब ये होता है ये एक लीगल और सोशल एग्रीमेंट होता है, दोनों जो सिटी होती हैं एक तरह से उनको समान रूप से डेवलप किया जाता है और दोनों की कनेक्टिविटी अच्छी की जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। देखो नेपाल एक सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन है। सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन का मतलब है कि यहाँ पे भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पे आता भी है, अर्थक्वेक आता है, भूकंप, फ्लड आता है, इसकी वजह से मैसिव डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है नेपाल को। इसलिए इंडिया सहायता करता है मानवता के बेस पे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी कि मानवता के आधार पे सहायता, इसके जीवन को बचाने के लिए, मनी को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है अर्थक्वेक फ्लड की वजह से, तो इंडिया सहायता करता है। और जब भी अर्थक्वेक आता है इंडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, सबसे पहले पहुंचता है इंडिया सहायता देने के लिए। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल पार्टनरशिप। इंडिया और नेपाल के बीच में देखो और भी बहुत सारी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2 से ज़्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, वहाँ भी इंडिया नेपाल है। जैसे BBIN में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का एक ग्रुप है, इसमें इंडिया और नेपाल दोनों मेंबर हैं। एक देखो बिम्स्टेक में भी है, 7 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है, तो इसमें भी इंडिया नेपाल दोनों मेंबर हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके लिए अलग से लेक्चर बना हुआ देख सकते हो आप पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसमें भी दोनों कंट्री ने साथ दिया। सार्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके भी दोनों कंट्री मेंबर हैं, लेकिन ये 2015-16 से ही ठंडे बस्ते में पड़ा है, इसका एक भी मीटिंग नहीं हुई है सार्क की। अब देखो दोनों कंट्री के रिलेशन है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई चुनौतियां ना हो, इशू ना हो, परेशानी ना हो, परेशानियां भी हैं, तो परेशानियां गिन लेते हैं। पहला तो है चाइना का इंटरवेंशन। देखो चाइना चाहता है, क्योंकि चाइना नेपाल पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता आ रहा है। पहले इंडियन इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा था, नेपाल इंडिया के इंपोर्ट्स पे डिपेंड था, इंडिया से ज़्यादा माल मंगाता था, लेकिन कुछ ईयर में क्या हुआ है, नेपाल चाइना से माल मंगाने लगा है और चाइना की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, लोन भी दे रहा है और सहायता भी कर रहा है चाइना नेपाल की इंडिया से ज़्यादा। और चाइना देखो ज़्यादा अपना दिखा रहा है कि ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इंडिया से ज़्यादा, क्योंकि नेपाल ने देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया, तो एक तरह से की पार्टनर हो गया चाइना का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, चाइना इसके थ्रू पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहता है, पूरे वर्ल्ड को, चाहे रेल के थ्रू, रोड के थ्रू, चाहे पानी के थ्रू, तो इसको भी नेपाल ने ज्वाइन किया। तो नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए चाइना, और नेपाल और चाइना का कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से इंडिया और चाइना का जो है
बीच में बफर स्टेट की तरह काम करता है नेपाल। तो ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है लगातार चाइना नेपाल में। और चाइना देखो ये चाहता है कि जो एंटी चाइना स्टैंस डेवलप होते हैं नेपाल में। देखो नेपाल में क्या है, तिब्बतन लोग भाग के नेपाल में आ गए हैं। ये तिब्बत जो इस पे कब्जा कर रखा है तिब्बत पे चाइना में, और चाइना तिब्बत को अपना पार्ट बताता है, लेकिन तिब्बतन लोग हैं वो अलग से इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो वो लोग जो चाहते हैं इंडिपेंडेंस, नेपाल में बसे हुए हैं, कुछ इंडिया में और कुछ और भी देशों में बसे हुए हैं। तो यहाँ से नेपाल की भूमि ये एंटी चाइना मूवमेंट के लिए यूज ना हो, ये भी चाहता है चाइना, एंटी चाइना मूवमेंट के लिए यूज ना हो। तो ये भी एक इंश्योरेंस मतलब अश्योरेंस चाहता है नेपाल से कि नेपाल अपनी भूमि को एंटी चाइना स्टेंस के लिए ना यूज होने दे। नेक्स्ट है बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया और चाइना के बीच में, सॉरी इंडिया और नेपाल के बीच में, अभी इंडिया और नेपाल के बीच में पढ़ रहे हैं ना हम रिलेशन, तो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। 2019 में ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुए थे, वही काला पानी रीजन है, जैसे एक लिम्पिया धोरा रीजन है, लिपुल एक रीजन है, ये सारे उत्तराखंड में है। इनके बीच में देखो नेपाल और इंडिया दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट चलता रहता है। एक सस्ता रीजन है, ये एरिया है बिहार की वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, इसको लेके भी इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। अब इन सबको रिजोल्व करने के लिए इंडिया क्या स्टेप ले सकता है, वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए सॉल्यूशन। देखो बात तो ये है, जितने भी ये डिस्प्यूट हैं, झगड़े हैं, बातचीत से ही सुलझाए जा सकते हैं। सबसे मोटा रीज़न तो यही है, डायलॉग करके, यानी कि डायलॉग से डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट किया जा सकता है, यानी कि राजनीतिक कूटनीतिक रूप से समझौता किया जा सकता है। और बॉर्डरी डिस्प्यूट हैं जो, उनको इंटरनेशनल लॉ ऑन ट्रांस बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट, जो लॉ है ट्रांस बाउंड्री यानी कि ट्रांस बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट हैं जितने भी, इनको सुलझाया जा सकता है इंटरनेशनल लॉ के जरिए। जैसे इंडिया और बांग्लादेश ने अपना सुलझाया था, रिजॉल्व किया था अपना डिस्प्यूट, उसी को एक तरह से मॉडल मान के इंडिया नेपाल को ये बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने चाहिए। पीपल टू पीपल इंगेजमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ब्यूरोक्रेटिक रूल मतलब ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाई जाए, यानी कि इंडिया के जो सिविल सर्वेंट हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, नेपाल के ब्यूरोक्रेट हैं, उन दोनों की मीटिंग कराई जाए, इस लेवल पे भी इंगेजमेंट की जाए। पॉलिटिकल इंटरेक्शन, पॉलिटिकल लेवल पर राजनेताओं के इंटरेक्शन होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए। इससे क्या है, कॉन्टैक्ट बढ़ेगा इंडिया और नेपाल के बीच में, और जो खटास है मन में, जो खटास हो रखी है वो कम होगी भाई साहब, डिस्प्यूट कम होगा। तो एक तरीका बस यही है, दोनों कंट्री साथ बैठें और पीसफुली डायलॉग करें और सुलझाएं सारे जितने भी डिस्प्यूट हैं।